हम अपना HECP में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो हमें सबसे पहले बताया गया है कि डेमोग्राफी क्या होता है। तो डेमोग्राफी क्या है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन की। मतलब पॉपुलेशन क्या है? जितने भी लोग रह रहे हैं वो हमारे क्या बनाते हैं? जनसंख्या बनाते हैं, हमारी पॉपुलेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उनकी जब स्टडी करते हैं हम, ये कितने मेल हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं हम उसे? डेमोग्राफी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है उनको स्टडी करने की। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है टू स्टडी द चेंज इन पॉपुलेशन साइज। हमें देखना है, डेमोग्राफी से हमें पता चलता है, जब हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन के बारे में तो हमें पता लगता है कि या तो वो बढ़ रही है या वो कम हो रही है या वो स्टेबल है। ठीक है, तो क्या चीज़ है वो हमें पता लगता है इससे। टू स्टडी द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, हमें अगर देखना है कि हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या किससे बनी हुई है, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने एडल्ट्स हैं, कितने ओल्ड पीपल हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, तो वो सारा हमें डेमोग्राफी से पता चलता है। फिर क्या बोलते हैं? टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ स्पेस। जैसे कि ये स्पेस है, ठीक है, और ये स्पेस है, फॉर सपोज ये एक गांव है X, ये एक गांव है Y, तो यहाँ पर कितने मेल फीमेल हैं, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, तो ये सारा अगर हमें पता लगाना है तो ये हम डेमोग्राफी को पढ़कर पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए हम डेमोग्राफी को पढ़ते हैं। ओके, तो अब क्या है? डेमोग्राफिक साइकिल, मतलब एक साइकिल है डेमोग्राफी। ठीक है, अब क्या होता है? द साइकिल विच सजेस्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ नेशन इज नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल। अब क्या है? एक साइकिल है। साइकिल मतलब एक चलती रहती है कंटिन्यूसली, मुड़ के फिर वही स्टार्ट हो जाता है, फिर से वही। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ नेशन की। कोई इंडिया ले लो, इंडिया हमारी कंट्री है, ठीक है, तो इंडिया में पॉपुलेशन इस टाइम ग्रो कर रही है, इस टाइम डिक्लाइन कर रही है, इस टाइम स्टेबल है। तो ये जो साइकिल इसकी चलती रहती है, ठीक है, जैसे फॉर सपोज बढ़ने लग गई, फिर कम होने लग गई, फिर स्टेबल आ गई, फिर बढ़ने लग गई, तो ये एक साइकिल की तरह चल रहे हैं ना ये सारे। ठीक है, तो वो एक उस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक साइकिल। ठीक है, फिर है 5 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल। अब कौन कौन सी स्टेज होती है डेमोग्राफिक साइकिल की? तो फर्स्ट हमारे पास आता है फर्स्ट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज थ्रू विच नेशन बिगन्स। अब कोई भी कंट्री है, जैसे कि बहुत टाइम पहले से चल रहे हैं, कोई आज की चीज़ नहीं है, फिर से घूम घूम के आ जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि फॉर सपोज इंडिया से मैं कोई पार्ट उसका सेपरेट कर लूँ, ये पार्ट मैंने इंडिया से सेपरेट कर लिया और इसको मैंने मुस्कान कंट्री बना दी। ठीक है जी, अब मेरी कंट्री में आपका स्वागत है। ये मेरा फर्स्ट स्टेज है जहाँ से मैं अपना नेशन शुरू कर रही हूँ। इस स्टेज पर क्या होता है? बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। पॉपुलेशन यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई है। बर्थ रेट मतलब लोग पैदा बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा है। एज वेल एज डेथ रेट भी बहुत हाई है, लोग मर भी रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एक तरफ से तो लोग क्या है? पैदा हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और साथ के साथ उतने ही तेजी से लोग मर रहे हैं, तो साथ के साथ कम भी हो रही है। ठीक है, हेंस देयर इज नो इंक्रीज, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फॉर सपोज 50 मर गए, ठीक है, तो 50 पैदा भी हो गए, तो कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। आया होगा तो माइन्यूट सा आया होगा एक आधे का, जैसे ये 49 हो गया, ये 50 हो गया, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? कोई इंक्रीज नहीं होती पॉपुलेशन साइज में। तो इंडिया इस स्टेज पर कब था? 1920 में था। कब था? 1920 के टाइम पर इंडिया इस स्टेज से गुजर रहा था। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकंड स्टेज, जिसको हम अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज भी बोलते हैं। अब देखो क्या है अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज? मतलब एक्सपैंड हो रहा है, मतलब फैल रहा है। ठीक है, इन दिस स्टेज डेथ रेट वॉज डिक्रीज। अब क्या हुआ? डेथ रेट होगी कम, वाइल बर्थ रेट वॉज नॉट अफेक्टेड। बर्थ रेट तो उतनी ही थी, लेकिन जो डेथ रेट है वो थोड़ी कम हो गई। जैसे कि बर्थ रेट फॉर सपोज 50 ही रही, लेकिन डेथ रेट हो गई हमारी 20 to 30 के बीच में। ठीक है, ऐसे हो गई, तो पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। बढ़ेगी जब ज़्यादा पैदा होंगे, मर कम रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ेगी।
इन सम कंट्रीज बर्थ रेट वॉज इंक्रीज ड्यू टू इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अब फिर कुछ कंट्रीज़ में क्या हो गया, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देने लगे, जैसे फॉरेन में बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, ये सब देने लग गए, ठीक है, तो बर्थ रेट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ में जैसे कि 50 था पहले, तो अब 60 हो गया, लेकिन डेथ रेट और डिक्लाइन हो गया, ठीक है। तो मैनी अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज आर पासिंग थ्रू दिस स्टेज, और काफ़ी सारी जो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ हैं वो अभी भी इस दौर से गुजर रही हैं, ठीक है। एज द पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, फैलना, ठीक है, स्प्रेड होना, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तभी तो फैलेगी, ठीक है, तो ये होगी हमारी सेकंड स्टेज। फिर अगर हम बात करें थर्ड स्टेज की, जिसको हम बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग स्टेज, क्या बोलते हैं हम इसको, लेट एक्सपेंडिंग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, डेथ रेट कंटिन्यूज टू फॉल एंड बर्थ रेट ऑल्सो स्टार्टेड टू डिक्रीज। अब क्या है, डेथ रेट तो कम हो रहा था, पहले ही कम हो रहा था, ठीक है, अब लेकिन बर्थ रेट भी कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब दोनों ही क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। देयरफॉर पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज, पर अभी भी डेथ रेट जितनी कम है, जैसे कि पहले 60 थी बर्थ रेट और हमने कर दी थी इसको 20 कर दिया था डेथ रेट को, बर्थ ये रहा, डेथ रेट ये रहा, लेकिन अब बर्थ रेट भी डिक्लाइन करे, डेथ रेट भी डिक्लाइन करे, तो ये तो फॉर सपोज होगी 40, ये तो हो गया 10, तो पर स्टिल पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, पॉपुलेशन तो क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। सो मैनी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि चाइना, सिंगापुर, वो अब इस स्टेज पर है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट आती है फोर्थ स्टेज, दैट इज लो स्टेशनरी स्टेज। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है, मतलब क्या है, जितना डेथ रेट है उतना ही बर्थ रेट इक्वल आ जाता है और पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। द लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट रिजल्ट इन कांस्टेंट पॉपुलेशन स्टेबल, जैसे कि 20 पे आ गया बर्थ रेट और 20 पे आ गया डेथ रेट, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं, है ना, जीरो हो गई। फिर आता है फिफ्थ स्टेज की, अब डिक्लाइन होगी। इन दिस स्टेज पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिकॉज बर्थ रेट इज लोअर देन डेथ रेट। अब क्या है, बर्थ रेट और गिर जाता है, जैसे बर्थ रेट हो गया 10 हो गया, ठीक है, लेकिन जो डेथ रेट है वो 20 ही है, तो अब देखो मर ज़्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी, है ना। तो ये है हमारी फिफ्थ स्टेज, तो ये थी हमारी डेमोग्राफिक साइकिल, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी मीन्स द एक्चुअल बियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। देखो क्या होता है, कोई वुमेन है, कोई लड़की है, कोई फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल है, अब वो जब वो किसी एबल है किसी बेबी को बर्थ देने के लिए, प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए, ठीक है, तब उसको बोलेंगे कि उसका फर्टाइल पीरियड चल रहा है। जैसे कि एक वुमेन को हम फर्टाइल बोल सकते हैं बिटवीन द 15 to 45 ईयर्स, कि 15 to 45 ईयर्स शी इज़ फर्टाइल, वो बेबी को कैरी कर सकती है अपने वॉर्म में, ठीक है। तो ये होता है फर्टिलिटी की। फर्टिलिटी मीन्स कि एक्चुअल बियरिंग ऑफ चाइल्ड, की जो फीमेल है वो एक्चुअली चाइल्ड को बियर कर सकती है, ओके। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं फर्टिलिटी को या उस पर अफेक्ट डालते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑन विच फर्टिलिटी डिपेंड, अब किन किन पे वो डिपेंड होती है, एक तो एज ऑफ मैरिज, कि आप किस साल में शादी कर रहे हो, ठीक है। अर्लियर द मैरिजेस, जितनी जल्दी करोगे, जैसे वैसे बोलते हैं 18 लीगल एज है, ठीक है, फीमेल्स की, बट अब उसे बढ़ा के 21 कर दिया दोनों के लिए, ठीक है। तो अर्लियर जितनी जल्दी, जैसे 21 होगी है लीगल, तो आप 21 में शादी कर सकते हो, 21, 22, 23, ये अर्लियर मैरिजेस ही बोलते हैं इनको। तो हायर इज़ द लेवल ऑफ फर्टिलिटी, तो ज़्यादा आपकी फर्टिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगा, फर्टिलिटी की वुमेन प्रेगनेंसी को कैरी कर सकती है, ठीक है। फीमेल्स हु आर मैरिंग लेट, जो लड़कियां लेट शादी कर रही हैं, जैसे कि एट द एज ऑफ 28, 29, 30, 31, ये लेट ही हो गए, ठीक है। हैव फ्यूअर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर ये फर्टाइल भी उतनी नहीं रहती हैं, ठीक है, फर्टाइल भी उतनी नहीं रहती है और उनके लोअर नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं फिर, ओके। फिर सेकंड आता है ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ, कि कितने टाइम से उनकी शादी हुई है, उस पर भी डिपेंड करता है फर्टिलिटी, ठीक है। ऑल द एफर्ट्स टुवर्ड फर्टिलिटी कंट्रोल शुड बी विद इन 10 to 15 ईयर्स ऑफ द मैरिड लाइफ। अब कोई भी किसी की शादी होती है तो वो फर्स्ट 10 to 15 ईयर्स में ही बेबी के लिए ट्राई करते हैं, है ना, कि कंसीव कर जाए और बेबी हो जाए, ठीक है, तो वो ही उनका फर्टाइल पीरियड है।
मेजॉरिटी ऑफ बर्थ्स इसी टाइम पर ही होते हैं। कोई भी कपल शादी करते हैं विद इन 10-15 ईयर्स उनके 2-3 जितने भी बच्चे होने होते हैं वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ मैरिड लाइफ पे भी डिपेंड करता है कि फर्टाइल कैसी है, फर्टिलिटी वुमेन की कैसी है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन। अब स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन क्या है कि आप एक जैसे फर्स्ट चाइल्ड लिए है, सेकंड चाइल्ड लिए है, इनके बीच में कितना गैप रख रहे हो, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज स्पेसिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। स्पेसिंग मेथड्स आर प्रॉपरली एडवाइज टू फीमेल्स ऑफ 25 to 30 ईयर्स टू हैव फर्टिलिटी कंट्रोल। स्पेसिंग मेथड बोला जाता है, ये नहीं आपने एक साल में एक बच्चा किया, दूसरे साल में आप दूसरा बच्चा कर रहे हो, नहीं। एटलीस्ट जो हेल्दी गैप बोला जाता है वो 3 ईयर्स का होता है। कितने ईयर्स का? 3 ईयर्स का, कि आप 2 बच्चों के बीच में एटलीस्ट 3 ईयर्स का गैप रखो, तभी दोनों को प्रॉपर अटेंशन और केयर मिल पाएगी, ओके। फिर है एजुकेशन। वेल एजुकेटेड फीमेल गिव बर्थ टू लेस नंबर ऑफ चिल्ड्रन देन अनएजुकेटेड फीमेल। जो अनएजुकेटेड फीमेल्स है, मतलब जो जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी होती, उन्हें पता नहीं होता चीज़ों का, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। जो अनएजुकेटेड है उनके क्या है, ज़्यादा बच्चे होते हैं, और जो एजुकेटेड लोग हैं उनके थोड़े कम बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें सोर्सेज हैंडल करने आते हैं, ठीक है, और उनको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, सब चीज़ों को वो ध्यान में रख के फर्टिलिटी पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक स्टेटस। व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फैमिली इज गुड, मोर अटेंशन इज गिवन टू कंट्रोल फर्टिलिटी। इकोनॉमिक स्टेटस पे भी डिपेंड करती है फर्टिलिटी की। जब इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली की अच्छी है, मोर अटेंशन टू कंट्रोल फर्टिलिटी। देखो ऑफ कोर्स जब क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, मनी ज़्यादा है, ठीक है, मनी ज़्यादा है, तो वो लोग ज़्यादा अपने हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो कम बच्चे करेंगे, ठीक है। पता है हर एक को एजुकेशन देनी है, हर एक को सब कुछ देना है, वो समझदार होते हैं, वो एजुकेटेड है, ठीक है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं या जिनकी इनकम भी ठीक नहीं है, उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, आपने देखा ही होगा, ठीक है। फिर है रिलीजन एंड कास्ट। रिलीजन एंड कास्ट पे जो मुस्लिम्स होते हैं और जो लोअर कास्ट के हिंदू हैं, वो उनमें भी हायर फर्टिलिटी रेट है, क्योंकि वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के खिलाफ होते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ ही नहीं करते या नेग्लिजेंसी करते, जिनकी वजह से ज़्यादा उनके बेबीज़ होते हैं। फिर अगर न्यूट्रिशन की बात करें, ऑल पुअरली फेड कम्युनिटीज़ है हायर फर्टिलिटी रेट। तो जो पुअर कम्युनिटीज़ हैं, जिनको अच्छा खाना वगैरह नहीं मिलता, उनके ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। फिर है फैमिली प्लानिंग। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर इन डिक्रीजिंग फर्टिलिटी। एक अगर आप फैमिली प्लान करते हो कि हाँ हम चाहते हैं कि पहले साल में एक बच्चा हो, फिर हम 3 साल का गैप रखें, फिर दूसरा बच्चा हो, फिर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो एक फैमिली प्लानिंग, आप फैमिली प्लानिंग के साथ चलते हो तो बहुत हेल्पफुल होता है वो डिक्रीज़ करने में फर्टिलिटी इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है जी। फिर और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, कल्चरल फैक्टर्स भी हो गए, जैसे वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन क्या है सोसाइटी में, ब्रेस्ट फीडिंग आप कैसी करा रहे हो, बच्चे को माँ का दूध पिला रहे हो कि नहीं पिला रहे हो, कैसे आपके कस्टम है, कैसे आपके रीति रिवाज हैं घर के, ठीक है, कैसी आपकी हेल्थ कंडीशंस हैं और कैसे घर में आप रह रहे हो, तो ये सारे फैक्टर भी फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली पता ही है, वेलफेयर उनकी भलाई के लिए जो प्रोग्राम्स लॉन्च करे गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द टर्म फैमिली वेलफेयर इज़ नाउ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ फैमिली प्लानिंग। पहले हम फैमिली प्लानिंग बोला करते थे, अब उसका नाम चेंज कर दिया है फैमिली वेलफेयर, ठीक है जी। फैमिली वेलफेयर सिग्निफाइज द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एंटायर फैमिली। अब फैमिली वेलफेयर का मतलब क्या है, जस्ट आपकी एंटायर पूरी की पूरी फैमिली को क्वालिटी ऑफ हेल्थ मिलनी चाहिए, अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए, और उसका मतलब भलाई ही होनी चाहिए, उसका वेलफेयर ही होना चाहिए, ठीक है। फैमिली वेलफेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट आता है स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ, कि आप अपने बच्चों में स्पेस रखो 2 या 3 साल का, और लिमिट में करो, ज़्यादा बच्चे नहीं करने चाहिए, ठीक है। एडवाइस ऑन स्टर्लिटी, जब फॉर सपोज 2 बच्चे हो गए तो आगे फ्यूचर प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए कुछ ट्यूबैक्टमी और वेसेक्टमी करके स्टर्लिटी प्रोसीजर्स आते हैं, आप वो करवा लो, ठीक है, सरकार इवन उसके पैसे भी देती है। एजुकेशन ऑफ पेरेंटहुड, ठीक है, उन्हें पेरेंटहुड की एजुकेशन लेनी चाहिए, बच्चे को कैसे ट्रीट करना है, कैसे डिसिप्लिन में रखना है, वो सारी चीज़ें। सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बच्चों को स्कूलों में कॉलेजेस में सेक्स के बारे में बताया जाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, ठीक है। जेनेटिक काउंसलिंग, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में कोई बीमारी पर्टिकुलरली चल रही है तो आप जेनेटिक काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। जैसे कि फॉर सपोज किसी को हीमोफीलिया है, डायबिटीज़ है,
ठीक है, या कोई डिसऑर्डर है या किसी को कोई अबनॉर्मैलिटी होती है, तो वो उस चीज़ के आप जेनेटिक काउंसलिंग करवा सकते हैं। वो आपको जो काउंसलर्स हैं वो आपको एडवाइस कर सकते हैं, आपको बेबीज़ करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। एंड कैरिंग आउट प्रेगनेंसी टेस्ट, और प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करवाए, कईयों को पता ही नहीं चलता, 7-7 8-8 महीने लग जाते हैं और ना उन्हें कोई इंजेक्शंस लगा होता, ना बच्चे को प्रॉपर केयर मिली होती है, ठीक है। तो कैरिंग आउट प्रेगनेंसी टेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फैमिली वेलफेयर, ओके। देन सर्विसेज टू अनमैरिड मदर्स, जो अनमैरिड मदर्स हैं, ठीक है, उनको जैसे अनमैरिड है, शादी नहीं हुई थी बट बच्चा हो गया, तो उनको सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है, उनको हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। प्री मैरिटल एग्जामिनेशन एंड काउंसलिंग, शादी से पहले काउंसलिंग करवाओ, एग्जामिनेशन करवाओ कि ठीक है लड़की या लड़का, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर फिर वो चाहते हैं कंटिन्यू करना शादी, देन दे कैन, ओके। फिर है मैटर्निटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, की मदर को भी पूरी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। हमारी सरकार बहुत ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो मदर और माँ और बच्चे को दोनों को प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, टीकाकरण बहुत अच्छे से होना चाहिए, टीके लगने चाहिए, टाइम से टाइम लगने चाहिए, प्रॉपर कार्ड बना होना चाहिए जिस पे आप मेंशन करो कि आप ये लग चुका है, ये लगना है या हो गया है सब कुछ, वो आगे आप संभाल के रखो ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ओके। फिर है 1970 से पहले जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था वो 2 to 3 चिल्ड्रन बोलते थे कि फैमिली में। 1970 तक क्या बोलते थे कि 2 से 3 बच्चे होने चाहिए फैमिली में, ठीक है। 1980 में क्या बोले कि एक माँ बाप का 2 ही बच्चे होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। बट 1990 में 10 साल बाद उन्होंने क्या बोला कि एक ही बच्चा होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वही इनफ होता है, ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर हैज़ इंक्रीज द इंट्रैक्शन विद स्टेट गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब जो फैमिली वेलफेयर वाले थे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स, जो स्टेट्स में गवर्नमेंट्स होती है, उनसे भी मिलना जुलना शुरू कर दिया ताकि मिलकर ये सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को अच्छा प्रोग्राम बना सके, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, मतलब क्या गोल्स उनके माइंड में थे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वालों के। उनका फर्स्ट तो क्या था, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बाय ओनली 1 इन फैमिली शोज रिमार्केबल इफेक्ट ऑन ग्रोथ रेट ऑफ द होल कंट्री। उन्होंने क्या, पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि वो चाहते थे कि हर फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा हो, ठीक है। तो ये जो एक तरीका है ये बहुत हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकता है, जनसंख्या को कंट्रोल कर सकता है अगर एक माँ बाप का एक ही बच्चा होगा, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रमोट ऑन अ वॉलंटरी बेसिस फॉर कंट्रोलिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब आप किसी को फोर्सफुली तो कह नहीं सकते हो नहीं एक बच्चा करना है तो एक ही बच्चा करना है, ये तो लोगों का भी वॉलंटरी, खुद भी वो बढ़ चढ़ के उस चीज़ में भाग लेना चाहिए उन्हें भी, कि वॉलंटरी लेवल पे वो कंट्रोल कर सकें इस चीज़ों को, है ना। तो तभी एक प्रोग्राम सक्सेसफुल होता है जब लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। आप अपना अपना बोली जा रहे हो, ऐसा तो चलता नहीं है ना। अब है टू रेज डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज इन टेकिंग केयर ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब वो चाहते थे कि लोगों की डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए कि वो खुद डिसीजंस ले सके, ठीक है, खुद अपने फैसले ले सके, ठीक है, अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है, अपने बच्चे जितने उन्हें चाहिए वो नॉर्मल लिमिट में होने चाहिए, ठीक है। It helps to educate and to make awareness in the mothers to control the number of children in the family. अब उन्होंने क्या बोला कि उनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि वो एजुकेट करना चाहते थे और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते थे मदर्स में, क्योंकि मदर इज़ द की ऑफ हैविंग अ बेबी, ठीक है। तो मदर को एजुकेट पढ़ाना चाहते थे, उनमें जागरूकता पैदा करना चाहते थे ताकि वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली कंट्रोल कर सके, ठीक है जी। तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के। अब हमारे पास नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया। एक्सप्लोजन होता है बहुत ज़्यादा होना, कोई जैसे बम फटता है तो वो एक्सप्लोड होता है ना, तो वैसे ही पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है अब बम भी फटेगा, है ना। तो अब क्या है, इंडिया फेसेस अ सीरियस पॉपुलेशन प्रॉब्लम विच इज़ एवर इंक्रीजिंग। अब इंडिया का बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन इंक्रीज, जो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्रीज इन द डेथ रेट। किस वजह से हो रहा है, जो बर्थ हैं, लोग पैदा ज़्यादा कर रहे हैं बच्चे और मर कम लोग रहे हैं, तो बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, ठीक है, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन क्या है, बढ़ रही है।
द डेथ रेट हैज़ डिक्रीज बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस, बेटर डेवलपमेंट्स इन द साइंस एंड मेडिसिन। अब डेथ रेट क्यों कम हो गई भाई, पहले तो ठीक थी। डेथ रेट का क्या हुआ, डेथ रेट अब क्यों कम होगी, इसलिए कम होगी क्योंकि साइंस आ गई, मेडिसिन आ गई, अब हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास काफ़ी चीज़ों का इलाज है, ठीक है। किडनी नहीं चल रही, डायलिसिस करवा लो, कैंसर हो गया तो कीमोथेरेपी करवा लो। अब हमारे पास बहुत फैसिलिटीज़ है साइंस की, मेडिसिन की, तो जिसकी वजह से बचाया जा सकता है जान को। तो हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं, जिसकी वजह से डेथ रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हैंस मोस्ट ऑफ द डिसीजेस कैन बी क्योर्ड। अभी मैंने बताया कि काफ़ी सारी डिसीजेस क्या क्योर्ड हो रही हैं। एज अ रिजल्ट डेथ रेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। वेर एज बर्थ रेट हैज़ नॉट डिक्रीज टू कीप अ बैलेंस इन द पॉपुलेशन। वैसे बैलेंस के लिए बर्थ रेट को भी डिक्रीज होना चाहिए, बट बर्थ रेट रुक ही नहीं रहा, बर्थ रेट बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। द इंक्रीज इन बर्थ रेट इज़ ड्यू टू चाइल्ड मैरिज मेनली रूरल एरियाज। अब कुछ गांव के इलाके में जल्दी शादी करवाई दी जाती है, जिसकी वजह से जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा हो रहा है, बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। दिस मे बी ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। ये किस वजह से है, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है। तो जिस वजह से क्या हो रहा है, वो इस फैमिली प्लानिंग या फैमिली वेलफेयर का लाभ उठा ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ बच्चे करी जा रहे हैं, ठीक है। Due to population increase, the economy of the country does not show progress as all effects are concentrated on fighting against the poverty due to this population increases। क्या बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, ठीक है, तो इकोनॉमी है जो हमारे इनकम सोर्सेज हैं कंट्री के, वो प्रोग्रेस हो ही नहीं रहे, हमारी कंट्री डेवलप हो ही नहीं पा रही इकोनॉमिकली। क्यों? क्योंकि जो सारा ध्यान है वो कहाँ है, पॉवर्टी हटाने में, अनएम्प्लॉयमेंट हटाने में, पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन रुक ही नहीं रही है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो प्रोग्रेस इन एनी अदर इम्पॉर्टेंट फील्ड। जब इकोनॉमी, जब पैसा ही नहीं हमारा बढ़ रहा, तो प्रोग्रेस बाकी फील्ड्स में कहाँ से हो जाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय एक्सेप्टिंग फैमिली प्लानिंग एट नेशनल लेवल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो अब क्या है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करने की, ठीक है, फैमिली प्लानिंग को एक्सेप्ट करने की, उसे अपनाने की नेशनल लेवल पे, ताकि हमारी कंट्री है वो प्रोग्रेस कर सके, वो आगे बढ़ सके, ठीक है। The government of India has made family planning as a national policy। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फैमिली प्लानिंग को वैसे तो नेशनल पॉलिसी बनाया हुआ है, बट लोग हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे इस चीज़ को। अब फैमिली प्लानिंग क्या है जिसके वो पॉलिसी बनाया हुआ है, तो फैमिली प्लानिंग क्या होता है, मीन्स टू डिसाइड द नंबर एंड टाइमिंग्स ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली। फैमिली प्लानिंग क्या है, डिसाइड करना कि हमें 2 ही बच्चे चाहिए, हमें 1 बच्चा चाहिए, हमें 3 बच्चे चाहिए, ठीक है, और उनके बीच की टाइमिंग डिसाइड करना है, एटलीस्ट 2 साल का गैप रखेंगे, एटलीस्ट 3 साल का गैप रखेंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फैमिली प्लानिंग, ठीक है। WHO defined, World Health Organization defined family planning as a way of living and thinking that it is adopted voluntarily। अब उन्होंने क्या बोला है, WHO ने बोला फैमिली प्लानिंग को एज अ वे ऑफ लिविंग, आप कैसे रहते हो, आप कैसे सोचते हो, ये अडॉप्ट होता है वॉलंटरली। अब आपको मैं धक्के से बोलूँ कि नहीं आप ऐसे रहो, वैसे रहो, आप ऐसा करो, वैसा करो, आपके लिए कंपलसरी है, आप करोगे, नहीं करोगे, ये आपको चीज़ अंदर से आनी चाहिए। मैं आपको किताब दे के बिठा दूँ, सुबह से रात तक पढ़ते रहो, मैं तुम्हारे सर पे डंडा लेके खड़ी हूँ, ठीक है, पढ़ोगे तुम, नहीं पढ़ पाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर से ही नहीं आएगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, मेरे एग्ज़ाम्स है, तुम्हें कोई फ़िक्र है, तब तुम पढ़ोगे। तो ऐसे ज़बरदस्ती तो होता नहीं। तो ऐसे ही जब आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो, जब आप प्रोग्राम्स रखते हो, तो लोगों का उसमें पार्टिसिपेट वॉलंटरली करना, वॉलंटरली मतलब उनकी मर्ज़ी से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वॉलंटरली वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे, अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज। उन्हें अगर इस चीज़ की नॉलेज होगी, नहीं भाई हाँ इसमें फ़ायदा है, ठीक है, एटीट्यूड होगा उनका, रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे वो, ठीक है, तभी वो वॉलंटरली एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल और कपल्स इन ऑर्डर टू प्रमोट द हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली ग्रुप, वो अपनी फैमिली का भी हेल्थ बढ़ाएंगे, अपना भी बढ़ाएंगे अगर नॉलेज होगी, एंड दस कॉन्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और वो कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपना हिस्सा दे पाएंगे एक
डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में, एक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री में, ठीक है। अगर उनको इस चीज़ की नॉलेज, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझेंगे और वॉलंटरली वो हिस्सा बनेंगे फैमिली प्लानिंग का, तो जो हमारी कंट्री है वो डेवलप हो पाएगी। अब ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, मेरिट्स ऑफ फैमिली, देखो कितना कुछ एक साथ आ गया, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं हमारे फैमिली प्लानिंग के, ठीक है, क्यों ज़रूरी है। टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, अगर हम चाहते हैं कि अनवांटेड बर्थ ना हो, हम एक फैमिली है, उन्होंने डिसाइड किया एक बच्चा अब, दूसरा बच्चा 3 साल के बाद, ठीक है, तो ये फैमिली प्लानिंग है। अगर वो ना करे तो एक बच्चा पहले साल हो गया, अगले साल ही दूसरा बच्चा हो गया ना अनवांटेड बर्थ, ठीक है। तो अगर वो प्लान करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, तो वांटेड बर्थ मतलब हाँ भाई पहले साल ये करेंगे, फिर तीसरे साल बाद दूसरा बच्चा करेंगे, ठीक है, तो वो वांटेड बर्थ हुआ, वो चाहते थे, ठीक है। टू रेगुलेट द इंटरवल बिटवीन प्रेगनेंसी, और इंटरवल कंट्रोल करेगा ये फैमिली प्लानिंग मेथड कि आपको कितनी देर बाद, हमने अगर माइंड बनाया है तो कितनी देर बाद प्रेगनेंसी कैरी आउट करनी है, ठीक है। टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर्स इन रिलेशन टू एजेस ऑफ पेरेंट्स, और कौन से टाइम पर बेबी करना है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ पेरेंट्स, वो भी फैमिली प्लानिंग में आता है, ठीक है। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, आप कितने चिल्ड्रन चाहते हो अपनी फैमिली में, वो भी फैमिली प्लानिंग से आप देख सकते हो, ठीक है। टू प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ मदर, मदर की हेल्थ बचाने के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए, बच्चे की भलाई के लिए और घर की खुशी के लिए, तो ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए, ठीक है। टू कंट्रोल द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, और पॉपुलेशन प्रॉब्लम कंट्रोल करने में भी ये मेथड हेल्पफुल है। अब हमारे पास है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या है? ये हमारे डिवाइसेस हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट करते हैं फर्टिलिटी ऑफ ओवम एंड डू नॉट अलाउ द जाइगोट फॉर्मेशन। अब क्या है, जो मेल से स्पर्म्स आते हैं, वेजाइना में एंटर होते हैं, वो यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस से जाते हैं वो फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में आगे एग होता है, मतलब ओवम होता है। उस ओवम के साथ ये स्पर्म जाके फ्यूज़ हो जाते हैं और मिला के क्या बना देते हैं? जाइगोट, मतलब बच्चा बना देते हैं, जाइगोट फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारा जाइगोट इम्प्लांट होता है जाके यूट्रस में और फिर प्रेगनेंसी कैरी ऑन होती है, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या काम है? ये डिवाइसेस हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फर्टिलिटी ऑफ ओवम, वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, वो ओवम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और जाइगोट की फॉर्मेशन होने ही नहीं देते, ठीक है, एंड डू नॉट अलाउ द जाइगोट फॉर्मेशन, ओके। और द डिवाइसेस विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। और यहाँ फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि एंट्री ऑफ द स्पर्म ही बैन कर देते हैं यूट्रस में ताकि प्रेगनेंसी हो ही ना, ओके। फिर कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी और टू प्लान द प्रेगनेंसी बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रासेप्शन। तो प्रिवेंट करना प्रेगनेंसी को, ठीक है, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, और या फिर आप प्लान करके चल रहे हो कि अभी नहीं करनी, ठीक है, तो फिर उसके लिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं हम? कॉन्ट्रासेप्शन। तो अब मेथड्स कौन कौन से हमारे पास आ जाते हैं, ये सारे आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेथड्स में आ जाते हैं हमारे फैमिली प्लानिंग के भी मेथड्स यही हो गए, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है। पहला होता है टेम्परेरी मेथड, जो कि कुछ टाइम के लिए ही होता है, जिनको हम स्पेसिंग मेथड्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये इनमें आता है एक बैरियर मेथड। बैरियर में हमारे पास पहले आता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में आता है कॉन्डम्स होती हैं मेल के लिए, डायफ्राम्स, वेजाइनल स्पॉन्ज होते हैं फीमेल्स के लिए। फिर आता है फिजिकल के बाद हमारे पास केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में फोम टैबलेट्स, क्रीम, सुपोजिटरीज, जेलीज एंड पेस्ट, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस आ जाते हैं जो हम यूट्रस में डालते हैं, जैसे कि इनमें भी कैटेगरीज आ जाती है, मेडिकेटेड होते हैं, नॉन मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ हार्मोनल मेथड आते हैं जिसमें हम हार्मोन्स को ऑल्टर करते हैं, जैसे कि ओरल पिल्स होगी, स्लो रिलीज प्रिपरेशन जैसे कि वेजाइनल रिंग्स होगी, इम्प्लांट्स हो गए,
ठीक है। और पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड भी होते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन कर ली, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन कर लिया, एबॉर्शन कर लिया, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ नेचुरल मेथड्स आ जाते हैं जिनको हम मिसलेनियस मेथड्स भी बोलते हैं, जैसे कि एब्सटिनेंस हो गया, कोइटस इंटरप्शन हो गया, सेफ पीरियड जिसको हम रिदम मेथड भी बोलते हैं, सर्वाइकल म्यूकस मेथड हो गए। तो ये हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं फैमिली प्लानिंग के या बर्थ कंट्रोल के या कॉन्ट्रासेप्शन के, ठीक है। फिर ये थे टेम्प्रेरी मेथड्स। अब है परमानेंट मेथड्स या जिनको टर्मिनल मेथड या स्टरलाइजेशन मेथड्स भी बोलते हैं। इसमें मेल स्टरलाइजेशन, अगर मेल को स्टेराइल कराना है तो वेसेक्टमी करते हैं, फीमेल को स्टेराइल कराना है तो ट्यूबैक्टमी करते हैं, या हम लैप्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे क्या परमानेंट मेथड्स या और टेम्प्रेरी मेथड्स दोनों के मिला के, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इन सब के बारे में डिटेल में। सो होप आपको यहाँ तक समझ आ गया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।